हाँ बच्चों, इसका एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये भी तुम ही को करना है, तो देख लेना, पहले क्वेश्चन सुन लेना। तो इसमें हमको दे रखा है कि छत से हमने हल्की स्प्रिंग लगा दी है, इससे 2 केजी का ब्लॉक लटका दिया है, फिर धागे से 4 केजी का, और फिर वापस हल्की स्प्रिंग से 3 केजी का ब्लॉक ऐसे लटका दिया है, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया, तो बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे कि शुरू में सिस्टम इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है। ठीक है, अब हम ऐसा कर रहे हैं कि ये जो धागा ए बी उसको अचानक में काट देते हैं या जला देते हैं, तो हमको देखना है कि धागे को काटने के जस्ट बाद हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। और अपनी कसम तो नहीं भूले हो ना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखेंगे कि काटने के पहले इन स्प्रिंग्स में स्ट्रेचिंग या टेंशन कितना होगा वो देखेंगे। ठीक, तो 3 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और खुद इसको ट्राई करो। चलो, मेरे ख्याल से तुमने इसको कर लिया होगा। मैं एक बार सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये तो हमको दे रखा है कि सिस्टम है, शुरू में सिस्टम इक्विलिब्रियम में रुका हुआ था, अब इस धागे AB को अचानक में काट देते हैं, काटने के जस्ट बाद हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। ये तो हमने कसम खा रखी है कि कभी भी धागे को काटने के क्वेश्चन आए हैं, ये तो हमने कसम खा रखी है कि सबसे पहले देखेंगे कि काटने के पहले स्प्रिंग में टेंशन कितना कितना होगा वो देखना है। चलो, पहले काटने के, है ना, सबसे पहले काटने के पहले इस स्प्रिंग में टेंशन कितना होगा वो देखना है। बस इसको भी हम अनपढ़ों के टाइप से ही करेंगे, ज्यादा पढ़े लिखे बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको भी हम अनपढ़ के टाइप से ही करेंगे। बताओ, काटने के पहले इस स्प्रिंग से 3 केजी का भार लटका हुआ है और रुका हुआ है, देख सकते हैं कि काटने के पहले इस स्प्रिंग से 3 केजी का भार लटका हुआ और रुका हुआ है, तो काटने के पहले इस स्प्रिंग में टेंशन कितनी होगी? K1 X1 इक्वल टू 3G मतलब 30। कह सकते हैं ना कि इस स्प्रिंग से 3 केजी का ब्लॉक लटका हुआ और रुका हुआ है, तो काटने के पहले इस स्प्रिंग में टेंशन कितनी होगी? K1 X1 इक्वल टू 3G मतलब 30 होगी। और इस स्प्रिंग में टेंशन देखनी है, ये तो इसको भी हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं। बताओ, काटने के पहले इस स्प्रिंग से टोटल कितना भार लटका हुआ है? 2 + 4 + 3 मतलब 9 केजी। ये तो हम बोल सकते हैं कि काटने के पहले इस स्प्रिंग से टोटल 9 केजी का भार लटका हुआ और रुका हुआ है, तो 9G मतलब 90 न्यूटन फोर्स से खींचेगा, तो काटने के पहले इस स्प्रिंग में टेंशन कितनी होगी? K2 X2 इक्वल टू 9G मतलब कितनी होगी? 90 न्यूटन। ये तो फालतू लिख दिया, तो देखते ही कर सकते हैं कि काटने के पहले इस स्प्रिंग से 3 केजी का भार लटका हुआ है और रुका हुआ है, तो इस स्प्रिंग में टेंशन K1 X1 इक्वल टू 3G या 30, और इस स्प्रिंग में देखनी है तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि काटने के पहले इस स्प्रिंग से टोटल 9 केजी का भार लटका हुआ और रुका हुआ है, तो इस स्प्रिंग में टेंशन 9G मतलब 90 न्यूटन होगी। ठीक है, ये तो मिटा देता हूँ, ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, बस काटने के पहले हर स्प्रिंग में टेंशन आ गई ना, काटने के पहले हर एक स्प्रिंग में टेंशन आ गई। ये क्या हो रहा? हाँ, अब देखो, अब हमको दे रखा है कि अब इस वाले धागे को अचानक में काट दिया है, तो काटने के जस्ट बाद हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। तो चलो, सबसे पहले बताओ कि इस धागे को काट देंगे, उसके बाद भी बताओ इन दोनों स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग या स्प्रिंग फोर्स क्या सडनली चेंज करेगा? क्या नहीं करेगा? ठीक है, पहले इस स्प्रिंग के बारे में देखते हैं। तुम बताओ, ये धागे को काट देंगे उसके बाद भी इस स्प्रिंग के ऊपर और नीचे दोनों ओर मास जुड़े हुए हैं, है ना? धागे को काटने के बाद भी इस स्प्रिंग के ऊपर और नीचे दोनों ओर मास जुड़े हुए हैं, मास सलामत है, तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी कारण इस स्प्रिंग में भी स्ट्रेचिंग या स्प्रिंग फोर्स सडनली चेंज नहीं करेगा। तो काटने के जस्ट पहले इसमें ठीक, काटने के जस्ट पहले स्प्रिंग में टेंशन 30 है, तो काटने के जस्ट बाद भी 30 होगी। इस स्प्रिंग की बात करते हैं, तुम बताओ कि धागे को काट देंगे उसके बाद भी इस स्प्रिंग के भी दोनों ओर मास लगे हुए हैं। ठीक है, बताओ, इसके निचले सिरे से 2 केजी का ब्लॉक लटका हुआ है और ऊपरी सिरे से तो पूरी छत जुड़ी है जिसका मास बहुत ही ज्यादा होगा। तो धागे को काटने के जस्ट बाद इस स्प्रिंग के भी दोनों ओर मास सलामत है, तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी कारण इस स्प्रिंग में भी स्ट्रेचिंग सडनली चेंज नहीं होगा, तो स्प्रिंग फोर्स भी सडनली चेंज नहीं होगा। जस्ट पहले इसमें स्प्रिंग फोर्स 90 न्यूटन था, तो जस्ट बाद भी 90 न्यूटन होगा। तो इन दोनों स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स या टेंशन सडनली चेंज नहीं होगी, इसमें 30 की 30 रहेगी और इसमें 90 की 90 रहेगी। तो बस अब काटने के जस्ट बाद हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। चलो,
सबसे पहले काटने के जस्ट बाद इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है ना, सबसे पहले काटने के जस्ट बाद इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखना है। तो काटने के जस्ट बाद इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो देखते हैं। तुम बताओ कि काटने के जस्ट बाद इस ब्लॉक पर कौन से फोर्स लगेंगे। एक तो इसका खुद का वेट या ग्रेविटेशन फोर्स 2g मतलब 20 न्यूटन। एक स्प्रिंग खींची हुई तो खींचने वाला फोर्स लगाएगी K2X2। और काटने के जस्ट पहले इस स्प्रिंग में टेंशन K2X2 इक्वल 90 थी, तो काटने के जस्ट बाद भी अप्रोक्सीमेटली 90 रहेगी। और इस धागे को तो काट दिया है, इसमें तो टेंशन खत्म हो जाएगी। तो बस देखते ही बताओ कि काटने के जस्ट बाद इस ब्लॉक पर नीचे की ओर फोर्स 20 है और ऊपर की ओर फोर्स 90 है। तो बताओ ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है मतलब रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की ओर होगा, तो इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर की ओर होगा। और बताओ ऊपर की ओर फोर्स 90, नीचे की ओर 20, तो रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स 90 माइनस 20 मतलब 70। तो एक्सेलरेशन होगा रिजल्टेंट फोर्स अपन अकेले इस ब्लॉक का मास 2, तो ये कितना हो गया यार, ये कितना 70/2 मतलब 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ज्यादा आ गया लेकिन आंसर यही होगा। ठीक है, चलो अब काटने के जस्ट बाद इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखना है। तो काटने के जस्ट बाद इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो देखते हैं। ये तुम बताओ कि काटने के जस्ट बाद इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। एक तो इसका खुद का वेट या ग्रेविटेशन फोर्स 4g। हाँ ठीक है, काटने के जस्ट बाद इस ब्लॉक पर फोर्स देखते हैं। तो एक तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स 4g मतलब 40 न्यूटन ये लगेगा। और स्प्रिंग खींची हुई है तो इस पे खींचने वाला फोर्स लगाएगी। और कितना लगाएगी K1X1 इक्वल टू 30। जस्ट पहले KX30 था तो जस्ट बाद भी KX30 होगा। और बताओ ये रस्सी तो इस धागे को काट दिया इसने, इसमें तो टेंशन खत्म हो जाएगी। तो बस देखते ही बताओ कि काटने के जस्ट बाद इस ब्लॉक पर ये mg मतलब 40 न्यूटन भी नीचे की ओर है और स्प्रिंग के कारण खींचने वाला टेंशन फोर्स भी नीचे की ओर है। दोनों फोर्स नीचे की ओर है तो इसका एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर होगा। और बताओ 40 भी नीचे 30 भी नीचे, तो रिजल्टेंट नीचे की ओर फोर्स 30 प्लस 40 मतलब 70। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा रिजल्टेंट फोर्स, अपन केवल इसका मास कितना है 4। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये 70/4 मतलब 35/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रिजल्टेंट फोर्स नीचे तो इसका एक्सेलरेशन इतना नीचे की ओर होगा। अब चलो इसका एक्सेलरेशन देखते हैं। तो बस काटने के जस्ट बाद इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो देखते हैं। तो इस ब्लॉक पे एक तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स 3g मतलब 30 न्यूटन। और स्प्रिंग खींची हुई है तो स्प्रिंग इसको खींचेगी तो इसको भी नहीं छोड़ेगी, इसको भी खींचेगी। और कितने फोर्स है K1X1 इक्वल टू 30। तो बस बताओ काटने के जस्ट बाद इस ब्लॉक पर तो ऊपर की ओर भी फोर्स 30 है और नीचे की ओर भी 30 है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो काटने के जस्ट बाद इस ब्लॉक पर रिजल्टेंट फोर्स 0, तो एक्सेलरेशन भी टेंड्स टू 0 होगा। तो इजीली इस टाइप के टफ क्वेश्चन भी तुम कर सकते हैं। हाँ बच्चों, ये धागे को काटने पे बेस हमने क्वेश्चन किया। कुछ बहुत ही टफ क्वेश्चन आते हैं उसको देखना, ठीक है। तो टफ है लेकिन फिर भी एक बार तुम ट्राई करना। तो इसमें हमको दे रखा छत है, इससे कोई हल्की स्प्रिंग S1 लगा दिए, 3m मास का ब्लॉक लटका दिया है। फिर एक इनएक्सटेंसिबल धागा है उससे 2m मास का ब्लॉक लटका दिया है। और दूसरी कोई हल्की स्प्रिंग जिसको S2 बोला उससे m मास का वेट लटका दिया है। और कुछ भी नहीं कहा गया है, तो बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे कि शुरू में सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रुका हुआ है। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं कि इस धागे को नहीं काट रहे हैं, ये जो स्प्रिंग S2 है उसके ऊपर वाले सिरे को काट देते हैं, है ना। तो किसी को ही काटे आंसर वही आएगा। इस बार हम क्या करें कि धागे को नहीं काट रहे हैं, ये जो स्प्रिंग S2 है उसके ऊपरी सिरे को अचानक में काट देते हैं। तो हमको पूछा है कि स्प्रिंग S2 को अगर अचानक में काट दें तो अब काटने के जस्ट बाद हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। ठीक है, तो ये तुम कर 3 मिनट 3 या 4 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करना, खुद ट्राई करना। चलो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी सिंसियर होगा उसने इसको ट्राई किया होगा। एक बार मैं इसको बता देता हूँ, ठीक, ध्यान से देखना। टफ है, नहीं हुआ तो दुखी मत होना, ठीक।
बाकी एक बार बता देता हूँ, ध्यान से देखना। तो ये पूरा सिस्टम है, शुरू में इक्विलिब्रियम में रुका हुआ था। अब स्प्रिंग के S2 के ऊपरी सिरे को अचानक में काट देते हैं। काटने के जस्ट बाद हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है, ठीक। ये तो मैंने चमका कर बताया था, मतलब हमने कसम खा रखी है कि कभी भी स्प्रिंग या धागे को काटने के क्वेश्चन आए, ठीक। तो हमको रटा हुआ है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि काटने के पहले स्प्रिंग में टेंशन कितनी होगी वो देखेंगे, सही है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि काटने के पहले स्प्रिंग में टेंशन कितनी होगी वो देखते हैं। पहले इस स्प्रिंग में टेंशन देखते हैं। चलो मैं इसको K2 X2 बोल लेता हूँ, है ना। पहले इस स्प्रिंग में टेंशन देखते हैं, तो देखते ही बताओ कि काटने के पहले स्प्रिंग से M मास का भार लटका हुआ था और रुका हुआ था। इसे काटने के पहले इस स्प्रिंग में टेंशन कितनी होगी, mg। और इस स्प्रिंग में टेंशन देखनी है तो देखते ही बताओ कि काटने के पहले इस स्प्रिंग से टोटल 6m का भार लटका हुआ था। बोल सकते हैं कि काटने के पहले इस स्प्रिंग से टोटल 3 2 और 1 6m का भार लटका हुआ था और रुका हुआ था। तो काटने के पहले इस स्प्रिंग में टेंशन कितनी होगी, K1 X1 इक्वल टू 6 mg। तो कंफ्यूज नहीं है ना कि इससे m का भार लटका और टेंशन mg, और काटने के पहले इस स्प्रिंग से टोटल 6m का भार लटका हुआ है और रुका हुआ है। तो काटने के पहले इस स्प्रिंग में टेंशन कितनी होगी, 6 mg होगी, ठीक है। तो ये तो हमने लॉजिकली निकाल लिया, है ना। काटने के पहले हर एक स्प्रिंग में टेंशन कितनी होगी वो देखेंगे। स्प्रिंग में देखेंगे, धागे में नहीं देखेंगे। बताओ, धागे का कोई भरोसा नहीं है। धागे में तो टेंशन सडनली चेंज हो सकती है, धागा तो बेवफा है, ठीक ना। इसमें तो टेंशन सडनली चेंज कर सकती है, इसलिए उसमें टेंशन कितनी है उसके मतलब नहीं, हम तो स्प्रिंग में ही टेंशन देखेंगे, ठीक। तो काटने के पहले हर एक स्प्रिंग में टेंशन कितनी होगी वो देख लिया। अब हमको दे रखा है कि जो स्प्रिंग S2 है उसका ऊपरी सिरे को अचानक में काट दिया है। वैसे किसी भी सिरे को काटे आंसर वही आएगा, लेकिन इस बार हमको दे रखा है कि जो स्प्रिंग S2 है उसके ऊपरी सिरे को अचानक में काट दिया है। बस काटने के जस्ट बाद हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है, ठीक है। तो चलो एक बार देखते हैं कि स्प्रिंग के ऊपरी सिरे को अचानक में काट दें तो काटने के जस्ट बाद किस स्प्रिंग में टेंशन सडनली चेंज होगी और किस में सडनली चेंज नहीं होगी वो देखते हैं। चलो पहले इस स्प्रिंग की बात करते हैं, ठीक है। स्प्रिंग S1 की बात करते हैं। तो तुम बताओ कि भले ही स्प्रिंग S2 को काट दें उसके बाद भी जो स्प्रिंग S1 है इसके दोनों सिरों पर तो मास जुड़े हुए हैं। बताओ, निचले सिरे पर 3m का मास जुड़ा हुआ है और ऊपरी सिरे पर छत है जिसका तो मास बहुत ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि भले स्प्रिंग S2 को काट दें उसके बाद भी ये जो स्प्रिंग S1 है इसके दोनों सिरों पर मास सलामत है। इस इनर्शिया की प्रॉपर्टी के कारण इस स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग सडनली चेंज नहीं करेगी, तो इस स्प्रिंग में टेंशन भी सडनली चेंज नहीं करेगा। जस्ट पहले टेंशन K1 X1 इक्वल टू 6 mg थी, तो जस्ट बाद भी टेंशन अप्रोक्सीमेटली 6 mg उतनी रहेगी। अब इस स्प्रिंग की बात करते हैं, है ना। देखते बताओ इसमें टेंशन क्या सडनली चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ठीक ना। तो तुम बताओ, इस स्प्रिंग के हमने ऊपरी सिरे को काट दिया है, तो बताओ अब इस स्प्रिंग के निचले सिरे पर तो M मास लगा हुआ है लेकिन ऊपरी सिरे से कोई मास लगा हुआ नहीं है, मतलब स्प्रिंग का ऊपरी सिरा बिल्कुल लावारिस हो गया, बोल सकते हैं ना। तो ये ध्यान रखना, इसके ऊपरी सिरे को काट दिया है तो बस निचले सिरे से तो M का मास लगा हुआ है लेकिन ऊपरी सिरा बिल्कुल लावारिस हो गया। अब ऊपरी सिरे में कोई इनर्शिया की प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो बस इस बार इस स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग सडनली चेंज हो जाएगा और अचानक में 0 हो जाएगा। तुम बताओ यार, टेंशन किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है, इस बार तो इसके ऊपरी सिरे पर कोई ऑब्जेक्ट लगा ही नहीं है, तो ये स्प्रिंग किसको खींचेगी, है ना। खींचने के लिए कोई है ही नहीं, तो टेंशन सडनली 0 हो जाएगी। कोई मूर्ख चाहे तो फ्री बॉडी डायग्राम बना देना, इधर टेंशन और इधर 0, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास 0 है तो टेंशन भी 0, बाकी बेवकूफी करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इस स्प्रिंग के ऊपरी सिरे को काट दिया ना, निचले सिरे से तो M का मास लगा हुआ है लेकिन ऊपरी सिरा बिल्कुल लावारिस हो गया है ना। बस ऊपरी सिरे में इनर्शिया की प्रॉपर्टी नहीं होगी, इसमें स्ट्रेचिंग अचानक में चेंज हो जाएगी, तो स्प्रिंग फोर्स भी अचानक में चेंज हो जाएगा। तो काटने के जस्ट पहले तो काटने के जस्ट पहले तो इसमें टेंशन mg थी, लेकिन काटने के जस्ट बाद एक झटके में टेंशन 0 हो जाएगी। ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो स्प्रिंग किसको खींचेगी,
है ना? तो टेंशन अचानक में 0 हो जाएगी, बस बोल सकते हैं कि स्प्रिंग के दोनों मास सलामत थे। इस स्प्रिंग फोर्स सडनली चेंज नहीं हुआ था, लेकिन ये जो स्प्रिंग है इसका ऊपरी सिरा बिल्कुल लावारिस हो गया है। इसलिए अब स्ट्रेचिंग सडनली चेंज हो जाएगी तो टेंशन भी सडनली चेंज हो जाएगी। जस्ट पहले टेंशन भले mg थी, लेकिन काटने के जस्ट बाद एक झटके में टेंशन 0 हो जाएगी। बस अब हमको देखना है काटने के जस्ट बाद हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। पहले इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखना है, तो काटने के जस्ट बाद इस ब्लॉक पर कौन-कौन से फोर्स लगेंगे वो देखते हैं। तुम देखते ही बताओ कि काटने के जस्ट बाद इस ब्लॉक पे एक तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg लगेगा और स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा, लेकिन हमको पता है कि स्प्रिंग के सिरे को ही काट दिया है ना? तो स्प्रिंग में तो टेंशन अचानक में 0 हो जाएगा, K2 X2 टेंड्स टू 0 होगा, ठीक है? बस काटने के जस्ट बाद इस पे ग्रेविटेशन फोर्स mg और काटने के जस्ट बाद स्प्रिंग फोर्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो बताओ काटने के जस्ट बाद रिजल्टेंट फोर्स केवल नीचे की ओर होगा और mg होगा, है ना? रिजल्टेंट फोर्स mg, तो एक्सेलरेशन फोर्स अपन इसका मास मतलब g नीचे की ओर। तो काटने के जस्ट बाद इस ब्लॉक का तो एक्सेलरेशन g नीचे की ओर हो गया, ये तो निकल गया। अब हमको देखना है कि काटने के जस्ट बाद इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। ठीक है, तो देखो तुम साफ-साफ देख सकते हो कि बताओ ये दोनों ब्लॉक तो इनएक्सटेंसिबल धागे से जुड़े हुए हैं। सही है ना? साफ-साफ दिख रहा है कि ये दोनों ब्लॉक तो इनएक्सटेंसिबल धागे से बंधे हुए हैं, तो इन दोनों ब्लॉक को तो जन्म-जन्म तक साथ ही चलना है। तो इधर हटा, ये दोनों ब्लॉक इनएक्सटेंसिबल धागे से जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों ब्लॉक को तो जन्म-जन्म तक साथ में ही चलना है। मतलब ये दोनों ब्लॉक तो साथ में ही चलेंगे, मतलब इनका एक्सेलरेशन कितना भी होगा लेकिन बराबर होगा, है ना? तो बस अब हमको देखना है कि इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। ठीक है? तो बस इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखना है, तो इन दोनों ब्लॉक पर फोर्स कौन से लगेंगे वो देखेंगे, ठीक है? तो इन दोनों ब्लॉक पे एक तो इसका mg टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, से सारे फोर्स लगेंगे ना। लेकिन मेन चीज ये है यार कि ये दोनों ब्लॉक इनएक्सटेंसिबल धागे से जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों ब्लॉक को तो साथ में ही चलना है। तो इन दोनों ब्लॉक का कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। बस अब अपने न्यूटन्स लॉ का कंसेप्ट लगा देंगे कि बताओ वही दोनों ब्लॉक को एक साथ लेकर के, है ना, दोनों ब्लॉक को एक साथ लेकर के एक सिस्टम मान करके तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। और अगर टेंशन पूछे तो किसी भी एक ब्लॉक का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। वो अपना न्यूटन्स लॉ का पुराना कंसेप्ट। ठीक है, तो इतना तो पता है कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, मतलब इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कॉमन ही होगा। तो इनका कॉमन एक्सेलरेशन कितना है वो देखना है ना। तो तुम देखते ही बताओ कि पहले पार्ट में इन दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है, बाकी बीच वाले धागे में टेंशन को छुपाना चाहते हैं। तो बताओ टेंशन को छुपाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ब्लॉक को एक साथ लेंगे, मतलब दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम के टाइप से मान लेंगे। और तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है कि दोनों ब्लॉक को एक साथ लेने से क्या फायदा होगा, इनके बीच वाली टेंशन होते हुए भी छुप जाएगी। तो एक साथ लेंगे तो बीच वाले धागे की टेंशन होते हुए भी छुप जाएगी। तो बस अब पूरे सिस्टम पर केवल एक्सटर्नल फोर्स देखेंगे। तो तुम आराम से बताओ इस पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कौन-कौन से लगेंगे। एक तो इस पूरे सिस्टम का टोटल वेट, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स कौन से होंगे, एक तो इस पूरे सिस्टम का टोटल वेट या टोटल ग्रेविटेशन फोर्स m टोटल इंटू g। तो m टोटल कितना होगा, 3m प्लस 2m मतलब 5m इंटू g, ये होगा, है ना। उसके बाद बताओ नीचे वाली स्प्रिंग से तो कनेक्शन कट गया है, तो इधर तो खींचने वाली कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन इस ये स्प्रिंग खींचेगी, ठीक ना। बताओ स्प्रिंग खींची हुई है ना, तो ये स्प्रिंग इस सिस्टम पर खींचने वाला फोर्स लगाएगी K1 X1, और जस्ट पहले K1 X1 6 mg था, तो जस्ट बाद भी 6 mg होगा, ठीक ना। बस देख बोल सकते हैं यार दोनों ब्लॉक को एक साथ लें तो पूरे सिस्टम पर, है ना, टेंशन तो छुप जाएगा। तो पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कौन से आएंगे, एक तो पूरे सिस्टम का टोटल वेट या ग्रेविटेशन फोर्स 6 mg नीचे की ओर, और स्प्रिंग खींचेगी K1 X1 इक्वल टू 6 mg से। तो बस देखते ही बताओ कि सिस्टम पर ऊपर की ओर तो फोर्स 6 mg है और नीचे की ओर 5 mg है। ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है तो रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की ओर आएगा। और बताओ रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स कितना होगा, बताओ 6 mg माइनस 5 mg मतलब mg हो गया।
और बताओ रिजल्टेंट फोर्स टोटल कितने मास को ढो रहा है, 3m प्लस 2m मतलब 5m। तो इस पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स अपन टोटल मास 5m। इसको सॉल्व करेंगे तो g/5 तो बस पक्का है, ये दोनों ब्लॉक जन्म जन्म तक साथ मूव करेंगे और इन दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन g/5 होगा। डायरेक्शन तो पता है कि रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की ओर है तो कॉमन एक्सेलरेशन भी ऊपर की ओर होगा, तो हमने निकाल लिया। ये दोनों ब्लॉक इनएक्सटेंसिबल धागे से जुड़े हैं, इनसे साथ साथ मूव करेंगे और इनका कॉमन एक्सेलरेशन g/5 ऊपर की ओर होगा। तो इसका भी कॉमन एक्सेलरेशन g/5 ऊपर की ओर और इसका भी कॉमन एक्सेलरेशन g/5 ऊपर की ओर। ठीक है, तो तीनों का एक्सेलरेशन निकाल लिया कि बता इसका एक्सेलरेशन तो g नीचे की ओर और ये दोनों ब्लॉक बेचारे साथ साथ मूव करेंगे, है ना। तो इन दोनों ब्लॉक का कॉमन एक्सेलरेशन g/5 ऊपर की ओर। जो क्वेश्चन पूछा था वो तो निकाल लिया, लेकिन चलो इम्प्रेस करने के लिए एक बार धागे की टेंशन भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो तुम बताओ कि दोनों ब्लॉक को एक साथ लेकर के या शॉर्टकट से तो हमने कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब अगर धागे में टेंशन पूछिए तो क्या करेंगे, किसी भी एक ब्लॉक को अलग से कंसीडर कर देंगे। एक साथ लेने से धागे की टेंशन छूट गई थी ना। अब अगर धागे की टेंशन निकालनी हो तो किसी भी एक ब्लॉक को अलग से कंसीडर करेंगे, मतलब अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। इसका अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना थोड़ा सिंपल दिख रहा है, तो बस धागे की टेंशन के लिए इस 2m वाला जो ब्लॉक है उसका अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब केवल अकेले इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो देखते हैं। तो बताओ अकेले इस ब्लॉक पे एक तो खुद का वेट या ग्रेविटेशन फॉर 2mg और ये धागा खींचेगा टेंशन T से। बस बताओ इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, तो अकेले इस ब्लॉक पर रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स इक्वल टू अकेले इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अकेले इस ब्लॉक पे रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स T-2mg, है ना। एक साथ लेने से धागे की टेंशन छुप गई थी, अकेले इसको लेंगे तो आएगी ना। तो अकेले इस ब्लॉक पर रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स T-2mg इक्वल टू अकेले इस ब्लॉक का मास 2m इंटू एक्सेलरेशन ए, जहां ए की वैल्यू कितनी है g/5 है। बस इसको सॉल्व करके हम t निकाल सकते हैं ना। तो t इक्वल टू कितना आ गया बताओ, ये 2mg को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2mg प्लस 2mg/5। ठीक है, इसमें 2mg कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1/5 मतलब 6/5 इंटू 2mg। सॉल्व कर लेना तो टेंशन कितनी आ जाएगी, 12mg/5 इतनी आएगी टेंशन। कर लोगे ना। तो ये हमने कर लिया। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में नई चीज ये थी कि ये दोनों ब्लॉक इनएक्सटेंसिबल धागे से जुड़े थे तो साथ साथ मूव करेंगे। ठीक है, तो इसमें इन दोनों का एक्सेलरेशन निकालने का वो कंसेप्ट कि दोनों को एक साथ लेकर के कॉमन एक्सेलरेशन और टेंशन के लिए किसी भी एक का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। ठीक है, और तुम ये भी देख सकते हो कि ये जो स्प्रिंग है उसमें तो टेंशन सडनली चेंज नहीं करेगा, लेकिन धागे में टेंशन सडनली चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना तुम यार, ये दोनों मास सलामत हो तो स्प्रिंग में तो टेंशन सडनली चेंज नहीं हो सकता, लेकिन धागे का कोई भरोसा नहीं है, उसमें टेंशन सडनली चेंज कर सकता है। ठीक है ना। कोई बहुत ही ज्यादा टेक्निकल शब्दों में बोले तो ये बोल सकते हैं कि जो धागा है उसको भी एक बहुत ही हार्ड स्प्रिंग मान सकते हैं जिसका k टेंस टू इनफाइनाइट होगा, है ना। कोई बहुत ही गहराई में सोचे तो ये बोल सकते हैं कि जो धागा है उसको भी एक बहुत ही हार्ड स्प्रिंग मान सकते हैं जिसका k टेंस टू इनफाइनाइट होगा। तो धागे में टेंशन kx लिख सकते हैं जहां k टेंस टू इनफाइनाइट बोल सकते हैं। बस बताओ धागे का x तो बहुत कम चेंज करेगा, लेकिन k टेंस टू इनफाइनाइट है तो धागे का जो टेंशन kx है वो सडनली चेंज कर सकता है। तो इतनी गहराई में बताया, लेकिन आगे हर जगह इतना डिटेल में नहीं कर सकते, इसलिए आगे ध्यान रखना कि दोनों मास लगे हुए हैं तो स्प्रिंग में तो टेंशन सडनली चेंज नहीं करेगा, लेकिन धागे का कोई भरोसा नहीं है, धागा बेवफा है, इसमें तो टेंशन सडनली चेंज हो सकता है। हाँ बच्चों देखो, स्प्रिंग पे बेस्ड जो बहुत टफ टाइप के क्वेश्चन थे वो तो हमने सारे कर लिए। अब इसमें एक बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छुपा हुआ है, तो इसको भी ध्यान से देखना है। ठीक है, देखो इसमें हमको दे रखा है कि ग्राउंड की बिल्कुल स्मूथ सरफेस है,
उसके ऊपर m और 2m मास के ब्लॉक रख दिए हैं और दोनों को हमने हल्की सी स्प्रिंग से जोड़ दिया है ना, दोनों को हल्की सी स्प्रिंग से जोड़ दिया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक है। अब मूव कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस आगे वाले ब्लॉक पर F का फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाएंगे तो ये वाला ब्लॉक आगे जाएगा और ये ब्लॉक आगे जाएगा तो उसके कारण स्प्रिंग भी खींचेगी और इसके कारण ये 2m वाला ब्लॉक भी आगे की ओर मूव करेगा, ठीक है। बस हमको पूछा है कि किसी इंस्टेंट पर इस है ना, हमको पूछा है कि किसी इंस्टेंट पर इस पहले ब्लॉक का एक्सेलरेशन a हो तो उस इंस्टेंट पे दूसरे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्मूथ सरफेस पे ब्लॉक है, स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, एफ फोर्स से खींच रहे हैं ना, बस दोनों ब्लॉक बहुत कॉम्प्लिकेट टाइप से मूव करेंगे। तो किसी इंस्टेंट पे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a दे रखा है तो उस इंस्टेंट पे इस दूसरे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। तो तुम बताओ कि अगर दोनों इनएक्सटेंसिबल धागे से जुड़े होते हैं तब तो इनको जन्म जन्म तक साथ चलना होता, तो तब तो इसका एक्सेलरेशन a तो इसका भी a ही लिखते, लेकिन इस बार दोनों धागे से नहीं हल्की सी स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, इससे दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है ना। तो चलो किसी इंस्टेंट पे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a दे रखा है और उस इंस्टेंट पे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कुछ और हो सकता है तो b मान लेते हैं। तो बस हमको ये पूछा है कि जिस इंस्टेंट पे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है उस इंस्टेंट पे दूसरे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन b कितना होगा वो देखना है। तो इसको हम वही अपने पहले सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, वही हर एक का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखेंगे, उस एक बार डिटेल तरीके से करते हैं। तो चलो किसी इंस्टेंट पे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है, उस इंस्टेंट पे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन b मान लेते हैं और आगे की ओर जो F फोर्स लगा रहे हैं उसके कारण स्प्रिंग थोड़ी बहुत खींच भी गई होगी, तो इस इंस्टेंट में स्प्रिंग में खिंचाव x मान लेते हैं, ठीक है। बस पहले हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन मानते हैं तो इसका a और इसका b मान लिया, फिर सीधे साधे बच्चों टाइप से हर एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम और न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन। पहले इस ब्लॉक को पकड़ते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, अकेले इस ब्लॉक पर कौन कौन से हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेंगे वो देखते हैं। तो एक तो F फोर्स हम लगा रहे हैं वो, और दूसरा स्प्रिंग खींची हुई है तो स्प्रिंग इस पर खींचने वाला फोर्स लगाएगी और कितना लगाएगी, kx के बराबर। अब लग गया तो इसकी भी इक्वेशन लिख देते हैं, इसका एक्सेलरेशन आगे की ओर तो रिजल्टेंट आगे की ओर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो रिजल्टेंट आगे की ओर फोर्स कितना है F माइनस के एक्स इक्वल टू अकेले इसका मास m इंटू एक्सेलरेशन a, ये इसकी इक्वेशन होगी। चलो इसको पकड़ते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इस ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन से लगेंगे वो देखते हैं। तो बताओ इस ब्लॉक पर तो हॉरिजॉन्टल फोर्स केवल स्प्रिंग फोर्स kx ही लगेगा। तुम बताओ कि स्प्रिंग इसको खींचेगी तो क्या इस ब्लॉक को छोड़ेगी, क्या नहीं छोड़ेगी, इसको भी खींचेगी, kx से। तो इस वाले ब्लॉक पर है ना, इस वाले ब्लॉक पर डायरेक्ट फोर्स केवल स्प्रिंग फोर्स kx ही है और कोई डायरेक्ट फोर्स नहीं है, तो बस इसकी भी इक्वेशन लिख सकते हैं। इस ब्लॉक पर भी रिजल्टेंट आगे की ओर फोर्स ओनली kx इक्वल टू अकेले इस ब्लॉक का मास 2m इंटू एक्सेलरेशन b, इसकी इक्वेशन। बस kx और b दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके तुम b की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास f माइनस एम ए बाय के इतनी आएगी, सॉरी f माइनस एम ए बाय 2m ये आएगी, और b की वैल्यू यहाँ रखोगे तुम्हारे पास के एक्स आ जाएगा, स्ट्रेचिंग x भी आ जाएगा। तो बेसिक तरीके से हमने इसको कर लिया है। अब आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक देखो अभी तुमने इसको डिटेल में किया, क्या ध्यान रखा, अभी तो इसको बिल्कुल डिटेल में किया, मतलब एक्सेलरेशन माना, छोटे बच्चों टाइप से सबका फ्री बॉडी डायग्राम और न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लगाई, है ना। तो अभी तो इसको बिल्कुल डिटेल तरीके से किया, मतलब पूरे टेक्निकल तरीके से किया, लेकिन तुम चाहो तो इसको थोड़ा सा चालाकी से शॉर्टकट से भी कर सकते थे, है ना। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको चालाकी से मतलब शॉर्टकट से करते हैं। बस हमको पूछा है कि जिस इंस्टेंट पर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है उस इंस्टेंट पर इस दूसरे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन b कितना होगा वो देखना है। तो चलो तुम स्मार्ट ही बताओ, है ना, ये तुम स्मार्ट ही बताओ। इस बार हमको केवल दूसरे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन b निकालना है, बाकी बीच वाले स्प्रिंग फोर्स को छुपाना चाहते हैं। बताओ स्प्रिंग फोर्स तो जबरदस्ती बीच में आ गया है, स्प्रिंग फोर्स हमको पूछा भी नहीं है और दिया भी नहीं है, तो तुम बताओ इस बार हमको, सॉरी,
इस बार हमको केवल दूसरे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन b निकालना है, बाकी इनके बीच में लगने वाले स्प्रिंग फोर्स को छुपाना है। और तुमको मैंने क्लियरली बताया था कि बताओ स्प्रिंग फोर्स को छुपाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों ब्लॉक को एक साथ लेंगे, मतलब दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम के टाइप से मान लेंगे। तो ये ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन निकालना है, स्प्रिंग फोर्स को छुपाना है। मैंने चमका कर बताया था कि स्प्रिंग फोर्स को छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों ब्लॉक को एक साथ कंसीडर करते हैं, मतलब दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम के टाइप से मानते हैं, है ना। और मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि बताओ दोनों ब्लॉक को अगर एक साथ लें या एक सिस्टम के टाइप से माने, तो अब ये kx भी उसी सिस्टम में होगा और ये kx भी उसी सिस्टम में। तो अब kx से kx कैंसिल हो जाएगा, या अपने शब्दों में बोले तो kx होते भी छुप जाएगा। तो ये मूर्खों टाइप से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, तुम समझते हो, है ना। कि kx को छुपाने के लिए दोनों को एक साथ लेंगे, एक साथ लेंगे तो बताओ kx से kx कैंसिल हो जाएगा, या अपने शब्दों में बोले तो kx होते भी छुप जाएगा। तो पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कौन सा बचेगा, केवल F। बस अब हम इस पूरे सिस्टम की इक्वेशन लिखते हैं, मतलब m + 2m, है ना। बस अब हम पूरे सिस्टम की इक्वेशन लिखते हैं। बस बताओ इस पूरे सिस्टम की इक्वेशन क्या होगी, पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू, सॉरी, पूरे सिस्टम की इक्वेशन क्या होगी, पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होती थी। लेकिन इस बार ये चक्कर है, ध्यान रखना तुम, कि पिछले जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें सबका मास सेम, सॉरी यार, पिछले जितने भी क्वेश्चन होते थे उसमें सबका एक्सेलरेशन सेम होता था। इस सिस्टम की इक्वेशन क्या लगाते थे, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन लगाते थे। लेकिन इस बार चक्कर है, तो देखो इस बार हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग है ना। और ध्यान रखना तुम ध्यान रखना कि अगर, ये ध्यान रखना कि अगर सिस्टम में हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग हो, तो तब सिस्टम की इक्वेशन क्या बनती है, पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह क्या आएगा, पहले का मास इनटू पहले का एक्सेलरेशन प्लस दूसरे का मास इनटू दूसरे का एक्सेलरेशन प्लस तीसरे का मास इनटू तीसरे का एक्सेलरेशन। ये नई चीज सीखने को मिली है। तो ध्यान रखना तुम कि अगर सिस्टम में सबका एक्सेलरेशन अलग अलग हो, तो फिर न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बनेगा, पूरे सिस्टम पर रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह पहले का मास इनटू पहले का एक्सेलरेशन प्लस दूसरे का मास इनटू दूसरे का एक्सेलरेशन प्लस तीसरे का मास इनटू तीसरे का एक्सेलरेशन। बस ये लगाते हैं। बस तुम आराम से बताओ कि पूरे सिस्टम पर रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, केवल F। पता है ना कि दोनों को एक साथ लेंगे तो kx तो होते भी छुप जाएगा। तो पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना बचेगा, केवल F इक्वल टू पहले का मास इनटू पहले का एक्सेलरेशन, तो पहले का मास m इनटू पहले का एक्सेलरेशन e प्लस दूसरे का मास इनटू दूसरे का एक्सेलरेशन, तो दूसरे का मास 2m इनटू दूसरे का एक्सेलरेशन b है। इसको सॉल्व कर लोगे तो इस बार भी b वही आएगा, कितना आएगा, F माइनस एम ए बाय 2m। और ये तो शॉर्टकट से एक्सेलरेशन निकाले यहीं तक पूछता है, लेकिन अगर डराने के लिए स्प्रिंग फोर्स पूछे तो उसके लिए क्या करेंगे, किसी भी एक ब्लॉक को अलग से कंसिडर कर देंगे। ये तो अभी तो स्प्रिंग फोर्स को छुपाया था, अगर हमको स्प्रिंग फोर्स निकालने को बोले तो उसके लिए किसी भी एक ब्लॉक को अलग से, जैसे इस 2m वाले ब्लॉक को अलग से कंसीडर कर देंगे। अब पूरे सिस्टम पे नहीं, अब अकेले इस ब्लॉक पर फोर्स देखते हैं। तो अकेले इस ब्लॉक पर डायरेक्ट फोर्स केवल स्प्रिंग फोर्स के एक साथ लेके थे तो छुप गया था, अकेले इसको लेंगे तो प्रकट हो जाएगा। तो इस वाले ब्लॉक पर, है ना, अकेले इस ब्लॉक पर रिजल्टेंट आगे की ओर फोर्स केवल के इक्वल टू अकेले इसका मास 2m इंटू एक्सेलरेशन b, जहां b की वैल्यू कितनी है, F माइनस एम ए बाय 2m है। तो 2m से 2m कैंसिल हो गया, तो इससे kx F माइनस एम ए, तो x मतलब स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग कितनी हो गई, F माइनस एम ए बाय के। ये तो चीज हमने पढ़ ली। ध्यान रखना है, बेसिक तरीका तो बहुत पहले लगा चुके हैं, ये सिस्टम की इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। तो ध्यान रखना कि अगर सिस्टम में सबका एक्सेलरेशन अलग अलग हो, तो फिर न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन क्या बनती है, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू पहले का मास इनटू पहले का एक्सेलरेशन प्लस दूसरे का मास इनटू दूसरे का एक्सेलरेशन प्लस तीसरा और कोई नमूना हो तो तीसरे का मास इनटू तीसरे का एक्सेलरेशन। ये चीज ध्यान रखना। ये वाली सारी चीज हमने सीख ली। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने सिस्टम की इक्वेशन पढ़ ली। अब उस सिस्टम की
स्प्रिंग वाला पार्ट तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी हमने सिस्टम की इक्वेशन देखी थी। तो सिस्टम की इक्वेशन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक, तो देखो इस बार हमको दे रखा है कोई हल्की रस्सी है, मतलब ऑलमोस्ट मासलेस कोई रस्सी है, और इस रस्सी से 3 मंकी लटके हुए हैं। इसका मास 10 केजी, इसका 5 केजी और इसका 15 केजी। अब हमको दे रखा है कि ये जो मंकी है वो तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है। ये जो मंकी है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर चढ़ रहा है। और ये वाला जो छोटा बच्चा मंकी है वो 1.37 सेंटीमीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो बस हमको पूछा है कि रस्सी का जो ऊपर वाला पार्ट होगा वहां टेंशन कितनी होगी वो देखना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन को अलग जगह कर लेता हूँ। क्वेश्चन में वही है, ये रस्सी 3 मंकी लटके हुए हैं, इसका एक्सेलरेशन 2 नीचे, इसका 2 ऊपर की ओर, और ये जो तीसरा मंकी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो चलो सबसे पहले तुम बताओ, ये जो है ना, सबसे पहले तुम बताओ कि ये जो छोटा बच्चा मंकी है ये 1.37 सेंटीमीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है। तो तुम बताओ कि इसकी वेलोसिटी कितनी भी है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। और तुम बताओ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 होगी, मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। ये 1.37 का कोई रोल नहीं है, ये 2.58 कितना भी हो सकता है। तो बस बोल सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी भी है लेकिन कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 होगी, मतलब इसका एक्सेलरेशन बिल्कुल 0 होगा। तो बस अब हमको पूछा है कि रस्सी का जो ऊपर वाला पार्ट होगा यहाँ टेंशन कितनी होगी वो देखना है। तो चलो तुम देखते ही बताओ। ये तुम देखते ही बताओ कि इस बार हमको रस्सी के केवल ऊपर वाले पार्ट पे टेंशन पूछी है। टेंशन तो सब जगह होगी, लेकिन हमको रस्सी के केवल ऊपर वाले पार्ट्स में टेंशन पूछी है, मतलब हम बीच वाली सारी टेंशन को छुपाना चाहते हैं। और तुम बताओ कि बीच वाली सारी टेंशन को छुपाने के लिए हम इस सबको एक सिस्टम के टाइप से मान लेते हैं। है ना, मेरे ख्याल में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ध्यान रखना कि हमको रस्सी के केवल ऊपर वाले पार्ट्स में टेंशन निकालनी है, बाकी बीच वाली सारी टेंशन्स को छुपाना चाहते हैं। तो बीच वाली सारी टेंशन को छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, सबको एक साथ लेते हैं, मतलब सिस्टम के टाइप से मान लेते हैं, मतलब मंकी M1 M2 M3 और साथ में जो रस्सी है इस सबको एक साथ लेते हैं, मतलब इस सबको एक सिस्टम के टाइप से मान लेते हैं। और हमको पता है, अच्छे पता है कि सबको एक साथ लेंगे तो क्या फायदा होगा, बीच वाली सारी टेंशन्स होते हुए भी छुप जाएंगी। वही कि सबको एक साथ लेंगे तो बीच वाली सारी टेंशन्स होते हुए भी छुप जाएंगी। बस अब हम पूरे सिस्टम पर केवल एक्सटर्नल फोर्स ही देखेंगे। तो तुम देखते बताओ, इन सबको एक साथ लेंगे तो बीच वाली टेंशन तो छुप जाएगी। तो पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से होंगे, एक तो पूरे सिस्टम का टोटल वेट या टोटल ग्रेविटेशन फोर्स m टोटल इंटू जी। तो m टोटल कितना है, ये तो 10 प्लस 5 प्लस 15 इंटू जी, तो कितना हो गया, 300 न्यूटन हो गया ना। एक तो पूरे सिस्टम का टोटल वेट या टोटल ग्रेविटेशन फोर्स m टोटल इंटू जी, मतलब 30 g, मतलब 300 न्यूटन ये होगा। और बताओ जो ऊपर वाली रस्सी खींचेगी टेंशन T से, बाकी बीच वाली सारी टेंशन होते भी छुप जाएंगी। तो बस पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कौन से होंगे, एक तो पूरे सिस्टम का टोटल वेट या टोटल ग्रेविटेशन फोर्स m टोटल इंटू जी, मतलब 300, और ये रस्सी खींचेगी टेंशन T से। बस अब हम पूरे सिस्टम की इक्वेशन लगा सकते हैं ना। यदि हम पूरे सिस्टम की इक्वेशन लगा सकते हैं तो तुम बताओ, इस बार भी चक्कर है कि सिस्टम में हर किसी का एक्सेलरेशन अलग अलग है। तो बताओ अब पूरे सिस्टम की इक्वेशन क्या लगाएंगे, पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू पहले का मास इंटू पहले का एक्सेलरेशन प्लस दूसरे का मास इंटू दूसरे का एक्सेलरेशन। बस पूरे सिस्टम की इक्वेशन लगाते हैं, लिख देता हूं फॉर द एंटायर सिस्टम, है ना। पूरे सिस्टम की इक्वेशन लगाते हैं तो बताओ क्या बनेगी, पूरे सिस्टम की इक्वेशन क्या बनेगी, पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह पहले का मास इंटू पहले का एक्सेलरेशन प्लस दूसरे का मास इंटू दूसरे का एक्सेलरेशन प्लस तीसरे का मास इंटू तीसरे का एक्सेलरेशन। और चलो आसानी के लिए किसी भी एक डायरेक्शन को, जैसे ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं,
ठीक है, बस पूरे सिस्टम पर रिजल्टेंट ऊपर की ओर फोर्स देखेंगे। तो पूरे सिस्टम पर रिजल्टेंट ऊपर की ओर नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू पहले का मास इंटू पहले का ऊपर की अपवर्ड एक्सेलरेशन प्लस दूसरे का मास इंटू दूसरे का अपवर्ड एक्सेलरेशन प्लस तीसरे का मास इंटू तीसरे का अपवर्ड एक्सेलरेशन। बस पूरे सिस्टम पर रिजल्टेंट ऊपर की ओर एक्सटर्नल फोर्स देखना है ना, तो पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स एक तो एम टोटल इंटू जी और इधर रस्सी खींचेगी टेंशन टी से, तो पूरे सिस्टम पर नेट ऊपर की ओर एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, टी माइनस 30 मतलब टी माइनस 300 इक्वल टू पहले का मास इंटू पहले का अपवर्ड एक्सेलरेशन, तो पहले का मास 15 इंटू इसका अपवर्ड एक्सेलरेशन कितना है 2 प्लस दूसरे का मास इंटू दूसरे का अपवर्ड एक्सेलरेशन, तो दूसरे का मास 5 इंटू उसका अपवर्ड एक्सेलरेशन बिल्कुल 0 है प्लस तीसरे का मास इंटू तीसरे का अपवर्ड एक्सेलरेशन, तो तीसरे का मास 10 और इसका एक्सेलरेशन 2 नीचे की ओर है, तो ऊपर की ओर क्या लिखेंगे -2। तो समझते हैं आप कि ऊपर को पॉजिटिव आना है ना, तो m1 इंटू a1 प्लस 2 m2 इंटू a2 0 प्लस m3 इंटू a3 2 नीचे की ओर है तो क्या लिखेंगे -2। इसको सॉल्व कर लेना, मैं इधर कचरा कर रहा हूँ, क्या आएगा t माइनस 300 इक्वल टू 15 इंटू 3 कितना हो गया 30 माइनस 20 ये 10 हो गया, उसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो t इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 310 न्यूटन। ठीक है, तो इस टाइप से हमने निकाल लिया कि रस्सी का जो ऊपर वाला पॉइंट होगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा वहां टेंशन 310 न्यूटन ये निकाल लिया। और अगर बीच वाली कोई टेंशन पूछे तो क्या करेंगे, फिर किसी भी एक मंकी का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। ये कर लिया। अब चलो इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखना। ये तो देखो सेकेंड पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, तो सेकेंड पार्ट में सेम वही क्वेश्चन है ना, जो लिखा वही क्वेश्चन है, लेकिन सेकेंड पार्ट में हमको दे रखा है कि जो रस्सी है वो भी बारी है। ये सेकेंड पार्ट में ऐसा कर रहा हूँ कि सबको इस पिंक ये चलो ऑरेंज कलर से लिख देता हूँ ताकि पता चले, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में बाकी सब तो वही है, लेकिन सेकेंड पार्ट में दे रखा है कि जो रस्सी है वो भी भारी है और रस्सी का मास कितना है 10 kg ये भी है, ठीक है। अब रस्सी के टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन कितनी होगी वो देखना है। बस यहाँ भी वही तरीका। तो बताओ बीच वाली टेंशन को छुपाना चाहते हैं, इस बार तो सिस्टम हम यहाँ तक लेना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन रस्सी का भी मास है 10 kg दे रखा है। अब हमको देखना है कि अब रस्सी के टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन कितना होगा वो देखना है। तो इस बार भी कंसेप्ट तो वही लगाएंगे कि बताओ इस बार भी हमको रस्सी के केवल टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालना है, बाकी सारी टेंशन को छुपाना चाहते हैं ना। तो बस बताओ बाकी सारी टेंशन को छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, सबको एक सिस्टम मान लेते हैं, मतलब वही कि तीनों मंकीज ये पूरी रस्सी सबको एक सिस्टम मान लेते हैं। एक साथ लेने से बीच वाली टेंशन छुप जाएगी, तो पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कौन सा आएगा, एक तो पूरे सिस्टम का टोटल वेट या ग्रेविटेशन फोर्स m टोटल इंटू जी, लेकिन m टोटल में इसका मास 15 इसका 5 इसका 10 ये तो आएगा ही, लेकिन साथ में रस्सी का मास 10 kg ये भी आएगा। तो बताओ अब m टोटल इंटू जी 300 की जगह 400 न्यूटन हो जाएगा और रस्सी का टॉप मोस्ट पार्ट इसको खींचेगा टेंशन टी से, तो पूरे सिस्टम पर नेट ऊपर की ओर एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू पहले का मास इंटू पहले का एक्सेलरेशन प्लस दूसरे का मास इंटू दूसरे का एक्सेलरेशन प्लस तीसरे का मास इंटू तीसरे का एक्सेलरेशन प्लस ये रस्सी चौथा नमूना बन जाएगा। ठीक, चौथा नमूना रस्सी भी होगा, तो चौथे का मास इंटू चौथे का एक्सेलरेशन ये होगा। बस कर सकते हैं ना, तो डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है। बताओ इस बार भी पूरे सिस्टम पर नेट ऊपर की ओर एक्सटर्नल फोर्स कितना आएगा, टी माइनस अब 300 की जगह 400 है ना। पूरे सिस्टम पे नेट ऊपर की ओर एक्सटर्नल फोर्स टी माइनस 300 की जगह 400 आ जाएगा इक्वल टू वही पहले का मास इंटू पहले का एक्सेलरेशन, तो पहले का मास 15 इंटू एक्सेलरेशन 2 ऊपर की ओर इसे +2, दूसरे का मास इंटू दूसरे का एक्सेलरेशन, तो दूसरे का मास 5 लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करा है तो एक्सेलरेशन 0 प्लस तीसरे का मास इंटू तीसरे का एक्सेलरेशन, तो तीसरे का मास 10 और एक्सेलरेशन 2 नीचे की ओर इसे -2 प्लस रस्सी चौथा नमूना बन जाएगा, तो चौथे का मास इंटू चौथे का एक्सेलरेशन, तो चौथा नमूना रस्सी है उसका मास तो 10 लेकिन फ्री
मतलब बिल्कुल रुकी हुई है, इससे एक्सेलरेशन 0 होगा, है ना? देन चौथा नमूना रस्सी है, उसका मास तो 10 लेकिन स्टेशनरी है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस बार T 310 की जगह 410 न्यूटन। तो ये हमने स्प्रिंग वाला पार्ट कर लिया और सिस्टम की इक्वेशन भी कर ली। बस यहीं तक मुझे कराना था। ये तो आज बाहर काफ़ी डिस्टर्बेंस था, इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो की